नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम वर्ष पेपर प्रथम अब जो अपना है भारत का इतिहास प्रारंभ से 1000 ईस्वी तक, उसमें अपन आज आहड़ की सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे अपन सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हैं, उसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बाकी अन्य स्थलों की खुदाइयाँ और इसी के साथ अपना राजस्थानी कालीबंगा सभ्यताओं के बारे में भी कालीबंगा सभ्यता के बारे में अध्ययन किया है। आज अपन आहड़ सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं आहड़ सभ्यता में अनुसंधान कार्य। वैसे आहड़ जो है एक कस्बा है जो उदयपुर ज़िले में स्थित है, और उदयपुर जो मुख्य शहर है उससे लगभग 2-3 मील की दूरी पर यह एक कस्बा है। इसकी संस्कृति लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। आहड़ की संस्कृति आज भी खंडहरों के ढेर में दबी पड़ी है, और इस जो आहड़ के अंदर खंडहर का जो ढेर है वो लगभग 1600 फीट लंबा और 550 फीट चौड़ा है। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी कहलाता है, यानी कि आहड़ सभ्यता आहड़ का जो दूसरा नाम है वो ताम्रवती नगरी भी है, क्योंकि यहाँ तांबे के बहुत सारे औजार मिले हैं। इस कारण यहाँ इसको ताम्रवती नगरी कहा जाता है। वैसे 11वीं-12वीं शताब्दी में इसे आहटपुर या आहट दुर्ग के नाम से पुकारा जाता है, और आहड़ को स्थानीय जो लोग हैं वहाँ के वो धूलकोट के नाम से पुकारते हैं। तो इसके कितने नाम हो गए? पहला नाम तो आहड़, दूसरा ताम्रवती नगरी क्योंकि यहाँ पर तांबे के बहुत सारे औजार मिले हैं, तीसरा है स्थानीय लोग जो इसे धूलकोट के नाम से पुकारते हैं, और 10वीं-11वीं शताब्दी में इसे आगटपुर या आगट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र के उत्खनन से प्राचीन प्रस्तर धातु युगीन संस्कृति के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। आहड़ स्थल का सर्वप्रथम उत्खनन कार्य जो करवाया था 1953 ईस्वी में श्री अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में यहाँ पर उत्खनन का कार्य शुरू हुआ, जो कि 1953 में शुरू हुआ। उसके बाद अन्य पुरातत्ववेत्ताओं जिनमें रतन चंद्र अग्रवाल, आगे देखा जाए तो 1962 के आसपास पूना विश्वविद्यालय के डॉक्टर SD सांखलिया के नेतृत्व में खुदाई का काम जारी रखा गया। यानी कि प्रथम उत्खननकर्ता कौन थे? अक्षय कीर्ति व्यास, उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल और डॉक्टर SD सांखलिया। अभी तक सभी उत्खनन कार्य परीक्षण की दृष्टि से किए गए हैं। अभी समूचे क्षेत्र की खुदाई वहाँ पर नहीं की गई है। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से यह प्रमाणित होता है कि आहड़ दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। उत्खनन के फलस्वरूप यहाँ की बस्तियों के कई स्तर मिले हैं, यानी कि एक बस्ती उसके ऊपर दूसरी बस्ती। पहले स्तर की जो बस्ती है उसमें कुछ मिट्टी की दीवारें, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े, पत्थर के ढेर प्राप्त हुए हैं। दूसरे स्तर की बस्ती से जो प्रथम स्तर की बस्ती पर बसी थी, यानी एक के ऊपर दूसरी बस्ती, कुछ कूट कर तैयार की गई दीवारें, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े मिले हैं। इसी तरह चौथे स्तर, उसके बाद यानी तीसरे स्तर के बाद चौथा स्तर की बस्ती में एक बर्तन से 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई। ये बहुत बड़ा अवशेष जो कि अपने ताम्र सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं, उसमें है आहड़ के अंदर एक बर्तन में 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई जो बड़े महत्व की है। इन स्तरों पर 4 और बस्तियों के स्तर मिलते हैं जिनमें मकान बनाने की पद्धति, बर्तन बनाने की विधि, ये सभी ये वहाँ पर दिखाई पड़ता है। अब अपन देखते हैं भवन निर्माण, यानी आहड़ सभ्यता के लोगों का भवन किस तरह था। आहड़ एक तरह देखा जाए तो आहड़ नदी है, एक छोटी सी नदी है आहड़, उसी के नाम पे ये आहड़ है ना। ये जो आहड़ नगर है, एक छोटी नदी जो आहड़ बहती है उसी के तट पर बसा हुआ है, इसका नाम इसका आहड़ पड़ा है। वैसे यहाँ से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि प्राचीन जो आहड़वासी थे वो पत्थर व धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से मकान का निर्माण करते थे। इनमें सामने से सफाई के साथ चिनाई भी की जाती थी या मुलायम काले पत्थरों का प्रयोग अधिक किया जाता था। ये मकान छोटे और बड़े दोनों प्रकार के थे। मकानों में कमरे विशेष रूप से बड़े होते थे। दीवारों पर मिट्टी का प्लास्टर किया जाता था। दीवारों को सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए मिट्टी के गारे में
जो सप्टिक गुटके भी छिलके मिला दिए जाते थे। फर्श को भी मिट्टी, जो फर्श है मकान का, उसको मिट्टी की गारे से भी लेप दिया जाता था। फर्श बनाने के लिए ये लोग अधिकतर काली मिट्टी के साथ नदी की बजरी को भी मिलाते थे। मकानों की जो छतें थी वो कच्ची होती थी, वैसे बांस का प्रयोग किया जाता था। इन छतों को लकड़ी की बल्लियों द्वारा उठाया रखा जाता था, जो नीचे फर्श में गाड़ दी जाती थी। इससे अनुमान लगाया जाता है कि आहड़ में मकान जो हैं अधिकतर कच्ची ईंटों से और मिट्टी से बनाए गए हैं। कुछ मकानों में 2 या 3 चूल्हे हैं और एक ही मकान में 6 चूल्हों की संख्या मिली है। चूल्हे, भोजन बनाने के लिए चूल्हे हैं, उसमें 6 चूल्हों की संख्या मिली है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि आहड़ में बड़ी परिवारों के लिए, जो बड़ा परिवार यानी संयुक्त परिवार होता था, परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था थी और सार्वजनिक भोजन बनाने की भी यहाँ व्यवस्था की जाती थी। अब अपन देखते हैं बर्तन। आहड़ सभ्यता के बर्तन किस तरह के थे। आहड़ की खुदाई में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के विशिष्ट आकृति वाले कुछ मर्दबांड यानी कि मिट्टी के टुकड़े, जो बर्तन टूट फूट के बाद टुकड़े बचते हैं, उनको मर्दबांड कहा जाता है। इससे ज्ञात होता है कि आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व हड़प्पाई सभ्यता के अंतिम चरण में हड़प्पाई सभ्यता का इस क्षेत्र में प्रवेश हुआ होगा। यद्यपि ये कहना बहुत ही कठिन है कि ये संपर्क किस दिशा से और किस स्थान के द्वारा संपन्न हुआ। यहाँ से प्राप्त बर्तन लाल व काले रंग के हैं। लाल काले मर्दभांड वाली संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र ये आहड़ रहा है। लाल काले धरातल वाले चमकीले पात्र अंदर से संपूर्ण काले रंग और बाहर से ऊपर की ओर गर्दन तक काले, उसके नीचे संपूर्ण लाल रंग, यानी अंदर तो पूरा काला और बाहर भी गर्दन तक काला और उसके नीचे संपूर्ण लाल रंग। उसके बाद अपन देखते हैं मोहरें एवं उपकरण। आहड़ की द्वितीय काल वाली खुदाई से 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई। आहड़ से 6 तो तांबे की मुद्राएं मिली है और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। इनमें कुछ मुद्राएं स्पष्ट नहीं है। एक मुद्रा जो है उस पर त्रिशूल का चित्र बना हुआ और दूसरी पर अपोलो खड़ा हुआ अंकित किया गया। अपोलो के यानी कि जो मुद्रा मिली है उसके ऊपर अपोलो खड़ा हुआ है। अपोलो के हाथों में तीर और पीछे की तरफ तरकस है। इस मुद्रा के किनारे पर यूनानी भाषा में कुछ लिखा गया है, लेकिन वह अस्पष्ट है। यहाँ से मिली मोहरों पर भी वैसे लिखा हुआ तो है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की तरह इसकी लिपि को भी वैसे अस्पष्ट होने के कारण पढ़ा नहीं जा सका। आहड़ की खुदाई में कुछ मध्य पाषाणकालीन उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जो सप्टिक के बने हुए हैं। आहड़ से तांबे की कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ काफ़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। कुछ ताम्र कलाकृतियाँ और तांबे की चादरें भी प्राप्त हुई हैं। तांबे की खानों के बीच में आहड़ का होना इस बात का प्रमाण है कि उस काल में यहाँ तांबे की वस्तुएं बनाने का एक प्रमुख केंद्र रहा होगा। हड़प्पाई सभ्यता के प्रमुख स्थानों पर तांबा संभवतः राजस्थान के इसी क्षेत्र से गया होगा। तांबे की जो सामग्रियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं, उसके अलावा यहाँ से 69 लोहे के यानी कि लगभग और छोटे मोटे सब उपकरणों को मिलाकर तो 79 हो जाते हैं। 79 लोहे के उपकरण भी प्राप्त हैं, जिनका उपयोग कुल्हाड़ी, चाकू और कील की तरह होता था। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि आहड़ क्षेत्र में लोहा संस्कृति का भी प्रवेश हो चुका है, क्योंकि यहाँ लोहे के भी उपकरण मिले हैं। अब अपन देखते हैं मणियाँ एवं आभूषण। आहड़वासी कीमती पत्थरों जैसे गोमद, सप्टिक से बनी गोल मणियाँ बनाते थे। ऐसी मणियों के साथ कांच, पक्की मिट्टी, सीप और हड्डी की गोलाकार छेद वाले भी आभूषण बनाते थे। इनका उपयोग आभूषण बनाने, ताबीज़ की तरह गले में लटकाने के लिए किया जाता था। यानी सप्टिक जो मणियाँ होती थी, सप्टिक पत्थर का भी आभूषण में प्रयोग किया जाता था। आहड़वासियों के आभूषण अधिकांशतः पक्की हुई मिट्टी के मणकों के थे, किंतु कुछ कीमती पत्थरों के भी थे। खुदाई में 2 प्रकार के मणके प्राप्त हुए हैं। प्रथम तो कीमती पत्थरों की और दूसरी पकी हुई मिट्टी के। मणके किसके? एक तो कीमती पत्थरों के और दूसरे पकी हुई मिट्टी के।
संभवतः कीमती पत्थरों के मणकों का प्रयोग यहाँ के संपन्न वर्ग के लोग आभूषणों के रूप में करते थे तथा मिट्टी के मणकों का प्रयोग अन्य मध्यम और निम्न वर्ग के लोग करते थे। बड़े आकार वाले मिट्टी के मणकों को जानवरों को गले में पहनाया जाता था। कीमती पत्थरों और मिट्टी के अतिरिक्त इनके आभूषण सीप, मूंगा, बीज आदि के भी होते थे। ये लोग सींग वाले पशु, कुत्ते, मेंढा, हाथी, गेंडा, मानव आकृति वाले मिट्टी के खिलौने बनाते थे। मानव आकृतियों में मुख्यतः उनकी नाक नुकीली बनाई गई है। अब हम देखते हैं आर्य सभ्यता की कृषि और उनका व्यवसाय, उनका रहन सहन कैसा था। आर्य सभ्यता के लोग कृषि से परिचित थे। यहाँ से मिलने वाले बड़े बड़े मृत भांड यानी मिट्टी के बर्तन और अन्न पीसने के पत्थर से यह अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग अन्न का उत्पादन करते थे। एक बड़े कमरे में बड़ी बड़ी भट्टियाँ मिली हैं जिसे ये अनुमान लगाया जाता है कि सामूहिक भोज और दावतें भी हुआ करती थी। इस भाग में वर्षा अधिक होने तथा नदी पास में होने से सिंचाई की पर्याप्त सुविधा यहाँ उपलब्ध थी या अन्न प्रभुत मात्रा में पैदा होता था। यहाँ की खुदाई में कपड़ों आदि पर छपाई करने के ठप्पे भी प्राप्त हुए हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ रंगाई और छपाई का व्यवसाय भी होता था। उत्खनन से प्राप्त सामग्रियों के अलावा यहाँ की खंदकें जहाँ से ये सामग्री प्राप्त हुई हैं देखने लायक हैं। आहार के समीप प्रति क्षेत्र गिलोंड नामक स्थान पर भी की गई खुदाई से आहार सभ्यता के प्रसार की जानकारी मिलती है। तो आज अपन ने आर्य सभ्यता के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। आर्य सभ्यता के बारे में श्री रतन चंद्र अग्रवाल ने लिखा है कि आहड़ इस युग की ताम्र पाषाण संस्कृति विशेष का प्रमुख केंद्र था और नदियों के किनारे इस सभ्यता का प्रसार समूचे बेड़च, बनास और चंबल के कांठे में हो गया था। वैसे इस सभ्यता का जो समृद्ध काल है वो 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य आंका गया है। यहाँ तांबा गलाने की भट्टियाँ, तांबे की विशेष तौर से बनी 2 मिट्टी के बर्तन में रखी 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ, उन्हीं से इसका नाम ताम्रवती नगरी भी रखा गया है। धन्यवाद छात्रों, आज अपन ने आहार की सभ्यता के बारे में अध्ययन किया है।